तो हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने इंडियन पॉलिटी का पार्ट 1। पहली बात ये जान लो कि कितने पार्ट्स हैं टोटल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए हैं टोटल 22 पार्ट और उसको डिवाइड किया गया है, मतलब उसके अंदर कितनी आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल्स टोटल 395 हम गिन सकते हैं। क्यों 395? ये हमने वो गिनी है जो न्यूमेरिकल्स में है। न्यूमेरिकल्स में गिनते जाओ, मतलब अगर 1 2 3 ये लिखा हुआ है तो उसको उसके हिसाब से गिनोगे तो टोटल 395 है, ठीक है। बट अगर आप इनके पार्ट्स गिनोगे कि ए बी सी डी, जैसे कि अगर आप पंचायती राज जब आगे पढ़ोगे, जब 74 अमेंडमेंट आया था उसके अंदर पंचायती राज आया था, तो पंचायती राज में बहुत ज़्यादा दे रखे हैं 2 4 3 से लेके कुछ ए से जेड तक, और जेड के बाद ए आता है, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आप उन सबको इंक्लूड करोगे तो बहुत आगे लंबा पहुंच जाएगा। कहीं जगह लिखा हुआ है 444, कहीं जगह लिखा होगा 468, बहुत जगह लिखा होगा। बट अगर न्यूमेरिकल से पूछा जाएगा तो 395 ये आपका न्यूमेरिकल आंकड़ा होगा, ठीक है। अब एक और चीज़ समझो कि इनको 22 पार्ट में इसलिए बांटा क्योंकि किसी एक पार्ट के अंदर हम लोग 395 आर्टिकल्स को सेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेम तरीके से है कि अगर आप पार्ट 1 अब जब पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको कब से कहाँ से दे रखा है, आपको इसके अंदर रखा है आर्टिकल नंबर 1 से लेके 5 तक, सॉरी आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक, ठीक है। इसमें आपको इतना कुछ दे रखा है। 5th में आपका आ जाएगा सिटीजनशिप्स, ठीक है, इसलिए वो आपका 5 में आ जाएगा। अभी तक आप पढ़ने वाले हैं आज 1 से 4 तक। ये आपका मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग होता है उसका पहला पार्ट ये है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। क्या है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। पहली बात ये समझो कि इसके अंदर आपके 4 आर्टिकल्स हैं। 4 आर्टिकल्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग डिस्क्राइब किया हुआ है, अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। पहले आर्टिकल में क्या दिया हुआ है याद रखना, ये आपका A1 लिखा है ना, वो आर्टिकल है। टोटल आर्टिकल कितने हैं तो 395। उनको डिवाइड किया गया है 22 पार्ट्स के अंदर, क्योंकि किसी भी एक पार्ट के अंदर हम लोग 395 आर्टिकल्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। उनके अलग अलग नियम है, अलग अलग जो टॉपिक है उस हिसाब से उसके अंदर ऐड किए हुए हैं। जिस तरीके से ये अपना टॉपिक है कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो इसके अंदर आपके देश के लगते वक्त जो हिस्से होंगे, जो एरियाज होंगे, जो अंदर कुछ भी तोड़फाड़ करनी होगी, कुछ भी करना होगा, वो आपकी हर वो चीज़ किसके अंदर आएगी? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के अंदर। क्यों? इसके अंदर हम बात करेंगे स्पेसिफिक भारत देश को किस तरीके से निर्माण किया जाएगा, या निर्माण करने के बाद क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, हम उन्हीं की बात करेंगे इसके अंदर, इस पार्ट 1 के आर्टिकल नंबर 1 में। तो आर्टिकल नंबर 1 में क्या दे रखा है? नेम एंड इट्स टेरिटरीज ऑफ द यूनियन। क्या चीज़? पहली तो बात यहाँ पे इंडिया की बात उठती है कि भाई लोग बहुत, कहीं आपको पता भी चलता होगा, बहुत लोग बातें भी करते होंगे कि भाई जब हमने भारत हमारा देश का मूल नाम है तो हमने इसको इंडिया क्यों रखा हुआ है? देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि यूएन की जो पूरे देश की लिस्ट होती है उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर हमारा एक नाम हम ऐड करें ना, जैसे कि अगर सबसे ऊपर अगर यूएस बैठा है, अगर अमेरिका बैठा है, उसके बाद बी पे ब्राज़ील होगा, मतलब इस तरीके से पूरे देश की लिस्ट है, ठीक है। और उस पूरी लिस्ट में आई पे आता है इंडिया। अगर यहाँ से चेंज किया जाएगा तो हमें डालना होगा सीधा उनको नंबर 2 के ऊपर भारत, ठीक है, वहाँ से शुरू होता है। और अगर तुम वहाँ से शुरू करोगे मतलब जो हमारे नीचे जितने देश हैं उनको एक एक नंबर, एक एक कंट्री कोड, उनको चेंजेस करना पड़ेगा और वो चेंज करने में बहुत लेंदी प्रोसेस रहेगी, ठीक है। तो ना करना पड़े, वो इतना सारा काम ना करना पड़े, इसलिए हमने स्पेसिफाई किया कहाँ पे? पहले ही आर्टिकल में स्पेसिफाई कर दिया क्या कि भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है, ठीक है। तो कहीं पे भी आपने देखा होगा, कहीं पे लिखा होगा ना कि भारत रत्न हो गया, भारत माता की जय, ये सब कुछ जो कुछ भी है ना उसमें हम भारत शब्द का यूज़ करते हैं। तो बहुत लोगों ने इसका विद्रोह भी किया था, तो उसके अलग सामने जो पिटिशन में जो दाखिल होने के बाद जो कुछ भी सामने निकला, जो एक नियम बाहर निकला, वो ये था कि हम लोग ऐसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने स्पेसिफाई कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आर्टिकल में स्पेसिफाई कर दिया कि इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। दोनों नाम चेंज हैं पर दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। पहली चीज़ क्या की है, उन लोगों ने कहा गया कि भारत एक यूनियन रहेगा। यूनियन मतलब कि पूरे संघ का, पूरे संघ मतलब जितने भी हमारे टोटल 28 राज्य हैं, कितने? 28 राज्य, वो एक साथ रहेंगे। मेन बॉडी किसकी होगी, मेन पावर किसके पास होगी? तो सेंट्रल के पास मेन पावर होगी। किसके पास? मेन पावर सेंट्रल के पास। अब आपको होगा, आपने अगर मेरे पुरानी जो पूरी सीरीज थी, जो पूरी हिस्ट्री ऑफ बैकग्राउंड
फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा जो इतिहास मैंने आपको बताया था उसके अंदर, अगर आपने वो लेक्चर्स को रेगुलर वॉच किया होगा तो उसमें एक चीज़ मेरे को बहुत डिटेल में समझाई थी कि फेडरल जो फेडरल कंट्रीज होती है ना, उसके अंदर आपका एक एग्जांपल ले लो आप, अमेरिका या फिर यूएस, ये वो कंट्री है जिसके अंदर फेडरलिज्म शुरू हो चुका है। मतलब शुरू मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक वो पूरा का पूरा फेडरलिज्म में चल रहा है। उसका स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, फेडरलिज्म का मतलब होता है कि सारे जो स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स एक होके एक चीज़ बनाएं, पर उनमें एक स्पेसिफिक होता है। क्या चीज़ होती है कि सारे स्टेट्स का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सारे स्टेट्स का एक अलग से रूल होगा, हर एक स्टेट का अलग से नेशनल फ्लैग होगा। आपको अगर आप सर्च करना हो तो गूगल पर जाकर सर्च करना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, या फिर नॉर्थ अमेरिका सर्च करना, कुछ भी सर्च करना, उसके अंदर क्या दे रखा है कि हर एक कंट्री का एक अलग फ्लैग है, एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, एक अलग रूल बुक है, ठीक है। और उसके अंदर उसमें एक और चीज़ है कि हर एक कंट्री की आपको अलग से सिटीजनशिप आपको लेनी पड़ती है। तो ये 4-5 चीज़ें आती हैं फेडरल कंट्रीज के अंदर, और ये वो कंट्रीज लागू करती जो एजुकेटेड कंट्री है, ठीक है। याद रखना ये एजुकेटेड कंट्रीज में लागू होते हैं। फिर जो डेवलप्ड कंट्री होती है ना, राइट नाउ इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, हम लोग विकास के स्तर पे चल रहे हैं आज, ठीक है। हम जब से आज़ाद हुए तब से हम लोग विकास करते ही जा रहे हैं, और विकास गांड होता ही है, राइट। और एक और चीज़ कि ये चीज़ें इंडिया के अंदर लागू नहीं कर सकते थे, और इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने स्पेसिफाई किया कि यूनियन ऑफ द स्टेट्स, मतलब सारे जो टेरिटरीज है, जो सारे हमारे स्टेट्स होंगे वो यूनियन में रहेंगे और सारे मिलके एक बनाएंगे जहाँ पे सेंट्रल की पावर रहेगी। बट मेन पावर किसकी होगी, सेंट्रल की। क्यों? क्योंकि हमने आगे पढ़ने वाले इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग कहीं से निकल नहीं सकते एक बार इसमें इंक्लूड होने के बाद, ठीक है, क्योंकि सारी पावर्स रहेगी हमेशा सेंट्रल्स के पास ही। ओके, दूसरी चीज़ कि अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि इसमें तो कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है कि कौन कौन से राज्य हमारे हैं, मतलब कि दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो नाम, जो स्पेसिफिक नाम है वो आर्टिकल नंबर 1 में नहीं दे रखे। बट आर्टिकल नंबर 1 में एक और चीज़ दी है। क्या चीज़ दी है कि अगर आपको नाम जानने हैं ना तो शेड्यूल 1 में जाओ। कहाँ जाओगे? शेड्यूल 1 में जाओ, शेड्यूल 1 में जाओ, वहाँ पे हमने नाम दिए हुए हैं। मतलब यहाँ पे लंबा ना हो जाए इसलिए इन लोगों ने क्या किया, शेड्यूल ऑलरेडी क्रिएट की हुई थी, इन लोगों ने मेंशन कर दिया कि भाई हमने शेड्यूल नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी नाम स्पेसिफाई कर दिए हैं। अगर आपको नाम जानने हैं तो आगे जाके यू टर्न मारो और शेड्यूल में चले जाओ, आपको वहाँ सारे नाम दिख जाएंगे, ठीक है। तो लोगों ने ये चीज़ की, पहला चीज़ कि यूनियन क्रिएट किया, दूसरी चीज़ आपको नाम जानने हैं तो शेड्यूल में जाइए, तीसरी चीज़ कि स्टेट्स को 3 तरीके से डिवाइड किया जाएगा। किस तरीके से? पहले तो जो मेन राज्य होंगे उनको, तो हमारे कितने राज्य अभी राइट नाउ 28 हैं। दूसरी चीज़ यूनियन टेरिटरीज को डिवाइड किया गया, एक 8 जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है। अब हम ये समझते हैं कि यूनियन टेरिटरीज क्या होती है। तो यूनियन टेरिटरीज वो होते हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट सेंट्रल का शासन रहता है, ठीक है, डायरेक्ट सेंट्रल का। मतलब क्यों पता है? देखो अगर आप देखोगे ना तो यूनियन टेरिटरीज वो देश हैं या फिर वो राज्य हैं जो इंडिया से कहीं ना कहीं थोड़े दूरी पे हैं, ठीक है। आपको जस्ट एग्जांपल के समझाता हूँ कि अपने यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे अपना इंडिया का साउथ का पूरा पोर्शन है, यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है और यहाँ पे अंडमान निकोबार है। तो ये दोनों जो राज्य हैं ना वो ऑलरेडी केंद्र शासित है, सेंट्रल के हैं। क्यों? कि सपोज इट कि अगर यहाँ पे CM हो या फिर यहाँ CM हो तो होगा क्या, तो कोई भी बाहरी आक्रमण करेगा या फिर कोई बाहर का कोई भी देश आएगा, वो इनको इन्फ्लुएंस करेगा कि भाई तू हमारे में इंक्लूड हो जा, हम तेरे को इतने पैसे दे रहे हैं, तू हमारे में इंक्लूड हो जा, तो आज से हमारा पार्ट, और तेरे को हम इतनी पावर्स दे रहे हैं जो इंडिया आपको पावर्स नहीं दे रहा है, हम आपको सारी पावर्स देना चाहते हैं। तो होगा क्या, अगर यहाँ पे CM होगा तो अगर वो चाहेगा तो पलटी मार लेगा, ठीक है। वैसे पलटी मारनी नहीं चाहिए, वो पलटी ना मार पाए ना, इसलिए हम लोगों ने यूनियन टेरिटरीज का डेवलपमेंट किया हुआ है, ठीक है। और यही हुआ कि अगर यहाँ पलटी मार गया तो जब तक दिल्ली को पता चलेगा ना यहाँ तक, तब तक यहाँ पे सब कुछ कांड हो चुका होगा, तब तक यहाँ पे कांड हो चुका होगा। और वो कांड ना हो उसके लिए हमने क्या स्पेसिफाई किया कि इन दोनों को या फिर जितने भी हमारे ऐसे राज्य हैं उनको यूनियन टेरिटरीज के अंदर इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज हम उन्हें कहते हैं कि जो हमसे कहीं ना कहीं दूर हैं या फिर हमारे बीच में कहीं कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे पक्ष में कहीं पर विद्रोह हो सकता है,
या फिर ऐसी जगह पे कि जहाँ पे कोई मेंशन आप नहीं कर सकते कि स्पेसिफिक कंट्री या फिर स्पेसिफिक जो राज्य है, स्टेट है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कभी ना कभी उग्रवादी टाइप का कुछ ना कुछ उखड़ सकता है, तो उनको ठंडा रखने के लिए या फिर उनको हमेशा एक सेटल डाउन की स्टेज में रखने के लिए हम क्या करते हैं, उनको यूनियन टेरिटरीज में ऐड करते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है आपकी स्पेशल या फिर एडिशनल। क्या आती है? स्पेशल या एडिशनल। अब एडिशनल का मतलब क्या होगा आपको समझ में आ रहा होगा सब। एडिशनल का मतलब क्या हो गया? एडिशनल का मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी भी राज्य के ऊपर जाके आक्रमण करते हैं, उसको हम जीत लेते हैं, तो वो हमारा एक पार्ट गिनाएगा, उसे कहेंगे एडिशनल स्टेट्स। दूसरी इस जगह कि स्पेशल स्टेट का दर्जा ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के पास था, अभी किसी के पास नहीं है, और ना हमने अभी तक किसी के ऊपर कब्जा करके जीते हैं, इसलिए हम इसको दोनों में 0-0 ऐड करेंगे। कौन से में? स्पेशल और एडिशनल, दोनों किससे सेम होंगे, ठीक है, बट दोनों में हमारा कोई भी अभी तक आंकड़ा ऐसा नहीं है कि हमने किसी के ऊपर आक्रमण किया हो और उसको हमने जीत के हमारे में ऐड किया हो, ठीक है, इसलिए हम दोनों जगह पे 0-0 कहते हैं। तो ये हुआ आपका आर्टिकल नंबर 1, नेम एंड इज टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ठीक है। डिटेल में समझा रहा हूँ, इसके बाद आपको लगभग किसी और का लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज आपकी आगे आर्टिकल नंबर 2 पे आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स। याद आया यहाँ पे? मैंने अभी मेंशन किया अभी कि हम किसी के ऊपर हमला करके उसको लेके आए तो उसकी प्रावधान उसने यहाँ पे दे दिया, क्योंकि इनको पता था, याद रखो, ये जो बनाने वाले थे ना, ये लोग लॉयर थे। अब लॉयर है ना, हमेशा आगे की सोचता है कि अपने इस केस में अगर वो लोग सोचते हैं ना, किसी को कोई भी वकील होगा ना, अगर वो सोचता है ना कि आज मेरे को तारीख मिल जाए तो मैं नेक्स्ट अपील तक मैं सामने को हरा सकता हूँ, तो वो लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन भी उस तरीके से क्रिएट किया था कि अगर अभी हम कुछ चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स ओके, पर हमें इतना विश्वास है कि आगे जाके कुछ चेंजेस तो होंगे, और वो चेंजेस हों और उसका प्रावधान पहले से दिया हो तो कितना अच्छी बात है। तो वही चीज़ लोगों ने कर दी यहाँ पे, क्या कर दिया कि एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स, किसी भी न्यू स्टेट्स को हमारे में इंक्लूड होना, हमारे में बनना है तो हम वो कर सकते हैं। किस तरीके से कि उसके पहले आपको सिर्फ प्रेसिडेंट को बताना है, क्या करना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना है, सिर्फ इन्फॉर्म इन द सेंस कि अगर आपने सुबह उठ के पार्लियामेंट ने डिसाइड कर लिया है कि हमें पीओ के ऊपर कब्जा करना है या फिर पीए को हमको हमारे अंदर इंक्लूड करना है, तो सिंपल सी बात है, सुबह उठो, पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ आपको कितनी मेजोरिटी चाहिए पता है? 50% मेजोरिटी चाहिए, ओनली 50% मेजोरिटी आपको मिल गई तो आप जम्मू कश्मीर को, या फिर जम्मू कश्मीर को नहीं, पीए को जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, अगर हम चाहते हैं कि हम उसको कब्जा करना चाहते हैं तो हम कब्जा कर सकते हैं इसके ऊपर आराम से। हमको कितनी बहुमत चाहिए? सिर्फ 50%, और वो मिल भी जाएगी। और इस प्रोसेस के अंदर, इस पूरी प्रोसेस के अंदर हमें प्रेसिडेंट को सिर्फ इन्फॉर्म करना है, प्रेसिडेंट से कोई राय नहीं लेनी है, हमको बताना नहीं है कि सब सर जी बताइए हम आक्रमण करें या ना करें, सर जी बताइए हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, नहीं, हमें सिर्फ उन्हें इन्फॉर्म करना है कि सर हम करने वाले हैं, आपको जो करना है आप करते रहो, हम तो करेंगे रहेंगे। ये चीज़ होगी प्रेसिडेंट की पावर, यहाँ पे वो चीज़ को छीन ली जाती है। दूसरी चीज़ ये समझ में आ गया कि अगर हमें किसी को छीन के लेके आना है, हमको किसी को हमारे में इंक्लूड करना है तो हम कर सकते हैं, और हमने किया भी है, और मेंशन किया गया हमारे अंदर 2A में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब वो बताता हूँ, तो उसके लिए ये फिर से समझ लो क्या चीज़, कि हमें किसी को हमारे में इंक्लूड करना है, हमारे में से किसी को बाहर नहीं भेजना है, हमारे में इंक्लूड करना है, हम वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे रह के हमें फॉर्मेशन करना है, उसमें कोई चेंजेस करने, वो नेक्स्ट आर्टिकल में आएगा। बट ये स्पेसिफाई समझ लो कि इस आर्टिकल में ये मेंशन किया हुआ है कि हम बाहर के किसी भी देश को हमारे में इंक्लूड कर सकते हैं, बस या तो हम उनकी परमिशन से हमारे में इंक्लूड करें या फिर युद्ध करके हम लोग इंक्लूड करें, किसी भी तरीके से करेंगे। बट उस दरमियान प्रेसिडेंट की पावर्स आर्टिकल नंबर 368, कौन सी 368 के बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि 368 क्या है, वो आपको आगे डिटेल में बता दूंगा। बट इतना समझ लो कि उस एक आर्टिकल के कारण प्रेसिडेंट को ये पावर्स हैं, पावर नहीं है कि आपको सिर्फ बैठे बैठे खेल देखना है, आपको कुछ करना नहीं है। समझ में आया? अब आते हैं आर्टिकल नंबर 2A, जो ये ऑबेंडेड हो चुका, मतलब इसको हटा दिया गया। अभी ऐसा कोई आर्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे उसमें आर्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। मतलब मेंशन करने के बाद इसको रद्द कर दिया गया। रद्द मतलब रद्द भी कह लो कि मतलब चेंज कर दिया था, ठीक है। इसमें क्या था, तो अमेंडमेंट 35
साल 1974, कौन सा राज्य? सिक्किम। कौन सा राज्य? सिक्किम। अमेंडमेंट कौन सा? 35। साल कौन सा? 1974। राज्य कौन सा? सिक्किम। कौन सा राज्य बना? 22। अब इसकी एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि चाइना जब फुल पावर्स में आ रहा था ना, तो तालिबान के एरियाज को कब्जा कर रहा था। यहाँ पे नेपाल है, यहाँ सिक्किम है, ठीक है, यहाँ नेपाल है। तो सिक्किम ना बहुत छोटा सा है, इत्तू सा है, ठीक है। और तालिबान जो तिब्बत था, और ये तिब्बत है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, सिक्किम से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अपना यूपी देख लो और उनका तिब्बत देख लो, दोनों मैच कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे तिब्बत, और अपना यहाँ पे नीचे की साइड पर यूपी, और यहाँ पे अपना सिक्किम, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ हो रही थी कि चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, और उन पे कब्जा करने के तुरंत बाद उस टाइम पे क्या था बताएं, जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया था, उस टाइम पे ये चीज़ हो रही थी कि सिक्किम उस टाइम पे इंडिपेंडेंट कंट्री था, एक स्वतंत्र एक कह सकते हैं ना कि देश था, जिसके ऊपर किसी का भी हक नहीं था। पर सिक्किम को लग रहा था कि यार अगर हम चाइना में मिलेंगे ना, तो हमको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। फेस इन द सेंस कि यार देखो, कल्चर एक अलग हो जाता है। सिक्किम में कहीं ना कहीं भी बुद्धिज्म चलता है, तो वो भी हमारे इंडिया का एक पूरा रिलेटेड पार्ट है। हाँ, माना कि चाइना के अंदर भी बुद्धिज्म चलता है, बट वो उस तरीके से प्रावधान नहीं दिया हुआ था, ठीक है। बट सिक्किम को दिखा कि भाई अगर हम इंडिया में मिलते हैं तो हम लोग को यार वो सारी पावर्स मिलेंगी जो आज उनके राज्यों को मिलती हैं। तो हम लोगों ने कहा यस। और किसके अंतर्गत कहा हमने? अमेंडमेंट 35 के अंतर्गत हमने उनको पहले ये कहा कि आप ठीक है, सिक्किम हमारा राज्य नहीं है, हमारे में जुड़ना चाहता है। हमने स्पेसिफाई किया, क्या किया कि सिक्किम हमारा राज्य तो नहीं है, बट हमें जुड़ना चाहता है, उसका प्रावधान दे रहे हैं। कौन से आर्टिकल्स के अंदर? आर्टिकल के अंदर नहीं, कौन से अमेंडमेंट के अंदर? तो अमेंडमेंट 35 1974 के अंदर हम उसको अमेंडमेंट दिया। एक साल उन लोगों ने चेकिंग किया, एक साल लोगों ने देख किया कि भाई इंडिया कैसा देश है, क्या हमारी मांगें पूरी हो रही हैं, क्या जो हम जो करना चाहते हैं फ्यूचर में हमारा डेवलपिंग कंट्री बन पाएगा, या कंट्री हमारा स्टेट है वो डेवलप हो पाएगा, किस तरीके से हो पाएगा, वो हर वो चीज़ उन लोगों ने एक साल में सारी स्पेसिफाई की। और एक साल के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको आप में इंक्लूड होना है। तो हमने एक और प्रावधान निकाला। क्या निकाला? कि अमेंडमेंट नंबर 36 1975 सिक्किम एज द 22 राज्य 22। कौन सा? 22। तो ये हुआ आपका आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 2। अब देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 4, वहाँ पे आपका पार्ट 1 हो जाएगा खत्म। तो अब हम देखते हैं अपने आगे का आर्टिकल नंबर 3, ठीक है, जिसमें क्या दे रखा है कि फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स एंड देयर एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग्स, ठीक है, विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट्स। मतलब कि अगर सपोज इट के जस्ट इमेजिन करो कि जब महाभारत आंदोलन चल रहा था, फिर महागुजरात आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पे क्या हो रहा था कि गुजरात और MP, मतलब मध्य प्रदेश और गुजरात, दोनों इतने बड़े राज्य थे, ठीक है, समझ लो कि गुजरात है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ भी अगर बाउंड्रीज को लेके, किसी भी एरिया को लेके कुछ भी स्पेसिफाई करना है, तो वो सारी के सारी पावर्स रहेंगी हमेशा सेंट्रल के पास, हमेशा रहेगी सेंट्रल के पास। दूसरी चीज़ कि अगर इनको तोड़ना है, इनको फिर से जोड़ना है, कुछ भी करना है, वो सारी पावर्स के अंतर्गत स्टेट को कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। स्टेट्स को कोई परमिशन नहीं है, आपको ना पूछना है ना कुछ बात करनी है, आपको सिर्फ एक प्रावधान निकाल देना है कि भाई हमने आप लोगों को अलग कर दिया है, अलग हो जाओ, बात खत्म। या फिर ये लोग सुबह उठ के बोल दिया कि दोनों को मिक्स कर दिया है, दोनों मिक्स कर दिए। उनके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि बिहार से अलग हो गया था अपना झारखंड, मध्य प्रदेश से अलग हुआ अपना छत्तीसगढ़, और यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड, ठीक है। ये इनकी डेट मेंशन की हुई है, इनको अगर नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। पर याद रखना, हमने पहले में क्या पढ़ा? दूसरों को ऐड करो, कर लिया। तीसरे में हमने क्या कहा, मतलब आर्टिकल 2 में हमने क्या कहा था कि दूसरे देश को या फिर दूसरी किसी भी स्टेट्स को हमारे में इंक्लूड कर लो, ठीक है। तीसरे में हमने क्या कहा कि जो आ गया है ना ये 2 नंबर, इसको चेंजेस करो, मतलब इसका जो नाम है नाम चेंज कर दो, इसका जो एरिया है वो चेंज कर दो, इसके जो बाउंड्रीज है उन्हें चेंज कर दो। जो करना है आपको करना है, कर सकते हो,
स्टेप बाय स्टेप चलो ना। पहले इंडिया बना, इंडिया के अंदर में सिक्किम को ऐड किया, सिक्किम में कोई चेंजेस करने, उसकी कौन सी बाउंड्रीज के अंदर, कौन सी किस एरिया के अंदर क्या होगा, सब कुछ होगा, डेवलपिंग करना नहीं करना, जो कुछ भी करना है हर चीज़ किस में दी गई, आर्टिकल नंबर 3 में दे दी गई। तो ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 3, ठीक है। इसके अंदर बहुत फेमस केसेस हुए हैं, बेरूबारी यूनियन केस, ठीक है। ये मैंने आपको है ना डिटेल में, अगर आपने मेरे जो 12 लेक्चर्स की पूरी सीरीज थी, पूरे 12 लेक्चर्स है हिस्ट्री ऑफ बैकग्राउंड को लेके मेरे, ठीक है। अगर आपने उनको फॉलो किया होगा तो उसमें मैंने बेरूबारी कमीशन या फिर बेरूबारी यूनियन केस दोनों को एकदम डिटेल में समझाया हुआ है आपको कि किस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के डिवाइडेशन के बीच में बहुत ज़्यादा लोगों का इतना नुकसान हुआ है कि भाई एक इंसान है, कौन है, क्लिफ रेडक्लिफ करके, जो हम कहते हैं कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया है। नाम क्या दिया है, रेडक्लिफ लाइन, रेडक्लिफ लाइन, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है ना, ये बॉर्डर लाइन, इसको हम कहते हैं जीरो लाइन, ठीक है। दो चीज़ याद रखना। और एक और लाइन है, कौन सी, अफगानिस्तान और इंडिया की लाइन थी, उसे हमने क्या कहा, दुरंत लाइन, ठीक है, याद रखना। अब ये लाइन हमारे को इंक्लूड नहीं करती है, अब ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, पाकिस्तान को, ठीक है। समझ गए आप लोग, 3 बाउंड्रीज आपको मैंने समझा दी अभी, ठीक है। ये चीज़ थी है। अब इसको भूल जाओ, अभी इसको, उसका इतना कोई इंपॉर्टेंस अभी है नहीं इतना। अब ये पाकिस्तान वाला जो जाने और ये तालिबान वाला जाने, हमें कुछ देना नहीं इस चीज़ को लेकर। अब आ जाए रेडक्लिफ लाइन। हुआ क्या कि रेडक्लिफ एक इंसान, एक ऐसा इंसान जिसने भारत का नक्शा कभी देखा ही नहीं था, एक ऐसा इंसान जो कोई भारत के अंदर उसने ना कदम नहीं रखा था, और आपने उस इंसान को बुला लिया, उस इंसान को बोल दिया कि भाई ये पकड़ तेरा मैप, तेरे को जो मन करे तू कर, पर भारत पाकिस्तान को अलग कर दे। और वो भी था भी ऐसा इंसान, उसने क्या किया पता है कि सपोज कि ये लाइन है, तो जहाँ जहाँ आते थे ना पुलिस स्टेशंस, उन पुलिस स्टेशन को लेके उसने रेखा खींच दी, लाइन खींच दी, ठीक है। अब जो इंसान यहाँ पे कभी आया नहीं, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई जब एरिया डिवाइड होता है ना पुलिस स्टेशन का, जो कुछ स्पेसिफिक नहीं किया जाता है कि भाई इसके अंदर अगर 32 गांव है तो उसको 32 गांव ही मिलेंगे, हो सकता है इसके हिस्से में सिर्फ 16 गांव आए हो सकता है उसके हिस्से में 48 गांव आए हो। तो डिवाइडेशन ऑफ एरिया मतलब बहुत बड़ा एरिया था, उसको डिवाइड करना बहुत मुश्किल था। फिर भी इस इंसान को सिर्फ लगे थे सिर्फ और सिर्फ 36 घंटे में इस इंसान ने डिवाइड कर दिया था। जस्ट सच इमेजिन करके देखो कि उस टाइम पे इंडिया की आबादी कुछ 30 करोड़ के आसपास थी और पाकिस्तान की कुछ 8 साढ़े 8 के 7 साढ़े 7 के आसपास करोड़ की आबादी थी। उस इंसान ने 36 घंटे के अंदर डिवाइडेशन ठोक दिया। कैन यू इमेजिन कि आप 2 देश को अलग कर रहे हो कि घर की सीमा बना रहे हो भाई, ठीक है। ये सोच के उन लोगों ने अलग कर दिया इन लोगों ने। तो रेडक्लिफ लाइन को भाई इसको यहाँ पे केस किया गया, किसके ऊपर, बेरूबारी कमीशन के अंतर्गत इनको केस हुआ। अब ये केस मुद्दा किस चीज़ का पता है, ये मुद्दा आया हुआ है आपका बांग्लादेश से। ये मुद्दा पाकिस्तान का नहीं है, मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल समझाया कि इस तरह के उसने डिवाइडेशन किया, उसने ये किया। ये मेन केस है बेरूबारी बांग्लादेश से। किस तरीके से, तो यहाँ पे अपना वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ईस्ट पाकिस्तान, मतलब जो आज का आपका बांग्लादेश है वो है। हुआ यह था कि इसके एरिया में यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है बेरूबारी, जिसके अंदर बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, बहुत सारे मुसलमान, ठीक है, जिन्हें होना चाहिए था यहाँ पे। और यहाँ के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे हिंदू हैं, जिन्हें होना चाहिए था इंडिया के अंदर। और जब डिवाइडेशन किया गया तो उस इंसान ने ये देखा ही नहीं कि धर्म के ऊपर भी भाई यहाँ पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। धर्म के ऊपर तो यहाँ पे पूरा एक पाकिस्तान क्रिएट हो गया था। और आप धर्म को अगर लेके अगर डिवाइडेशन करना चाहते हो तो स्पेसिफाई करो ना, और अच्छे से करो ना। अब जान लो, 6-7 महीने लगा लो, स्पेसिफाई करो कि हाँ भाई कौन से लोग कौन सा धर्म अपनाते हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पब्लिक रह रही है, किस एरिया में रह रही है, किस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, आप उस हिसाब से डिवाइडेशन करते। आपने वो किया ही नहीं था। तो ये 1960 के अंदर ये मुद्दा खड़ा हो गया वापस से। हुआ जी, यहाँ मुसलमान थे, उनको कहा गया कि भाई हमको बांग्लादेश में जाने दो, और जहाँ पे हिंदू थे उनको कहा गया कि हमें वेस्ट बंगाल में जाने दो। हम लोग हिंदू है तो हमको हिंदुस्तान में रहना है। मुसलमान थे, उन लोगों को बोला कि हमको मुस्लिम कंट्री में रहना है। अब ये केस इतना उठा कि नेहरू जी को यहाँ पे दिया गया, और नेहरू जी ने भी क्या कहा
ठीक है, कर डालते कल सुबह, यही कहा था। केस आया ना, 60 की सुबह को केस आया, 60 की शाम तक नेहरू जी तक पहुंचा। अगली सुबह उठ के सबसे पहले पता क्या किया, कर देंगे चेंज, क्या बात है, हमने स्पेसिफाई किया तो हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट हम चेंज कर देंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कर दो। तब आया अपना जुडिशरी रजिस्टर, क्या है, हमारे जुडिशरी स्टाफ आए। जुडिशरी ने जाके ये कहा, मतलब जुडिशरी मतलब कि जज लोग थे, उन लोगों ने मेंशन किया, उन लोगों ने स्पेसिफाई सिखाया उनको कि भाई याद रखो, हम उन्हीं जगह पे और उन्हीं जगह पे चेंजेस कर सकते हैं जो हमारे अंडर में है। अगर हमारे अंडर में वो इंसान या फिर वो राज्य हमारे अंडर में नहीं आता है तो हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, ना उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वो पूरा मुद्दा हो जाएगा इंटरनेशनल। अब यहाँ पे फिर से नेहरू जी दिमाग लगाया, नेहरू जी कहा कि ठीक है, काम करते हैं, चेंज कर देंगे दोनों को, यहाँ से थोड़ा स्पेसिफाई यहाँ कर देंगे, थोड़ा एरिया यहाँ दे देंगे। जस्ट इमेजिन कि नेहरू जी की इस बात का लोगों ने बहुत विरोध किया, जम के विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ कि भाई तानाशाही मतलब हो चुकी थी, पब्लिक उनको कह रही थी कि नेहरू ये, नेहरू वो, नेहरू वो, इस हद तक मार काट वार सब कुछ हो रहा था। तो ये मुद्दा एकदम ठंडा कर दिया गया। ये मुद्दा सॉल्व कब हुआ, जब मोदी जी आए, मोदी सरकार में आए ना, उन्होंने इस मुद्दे को बेरूबारी कमीशन जो था, जो केस था पूरा 1960 वाला, उसको 2019 के अंदर और 20 के अंदर सॉर्ट आउट कर दिया। मुक्ति वाहिनी जी थी, उनसे बातें करके, उनसे जो कुछ भी बातचीत करनी थी उनसे बातें करके स्पेसिफाई नई बाउंड्री बनाई गई और बाउंड्री के अंतर्गत इनको कुछ एरिया यहाँ दे दिया गया, कुछ एरिया यहाँ दे दिया गया। अब जस्ट आप जस्ट सोच के देखो कि अगर आप किसी जगह पे 12 साल से रह रहे हो या फिर मैं बोलूँ 10 साल से रह रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उसके कल्चर को डेवलप कर लेते हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, आप अपना रोजगार, अपनी सारी चीज़ों में इंक्लूड हो जाते हो, आप 2-3 जनरेशन आगे बढ़ जाते हो। तो यार जस्ट समझेंगे 1960 से लेकर अभी तक कोई मुद्दा नहीं आया था और जो पब्लिक ऑलरेडी रह रही थी उन्होंने भी विरोध नहीं किया इस बार। तो वही तो चीज़ नेहरू जी भी कर रहे थे ना, कि 1960 के अंदर नेहरू जी ने तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही कह दिया था कि हम ये कर डालते हैं। उस टाइम पर लोगों ने विरोध किया, या मोदी जी ने उठा के बोल दिया कि मैं कर रहा हूँ, तो किसी ने विरोध नहीं किया। तो हम लोग की जो मेंटालिटी है ना, वो इस टाइप की हो चुकी है कि भाई उस इंसान ने कर रहा है, वो इंसान कर रहा है मतलब गलत कर रहा है, और ये इंसान कर रहा है तो सही कर रहा है, उसको हमें चेंज करना होगा। हम देश के लिए काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को वो चीज़ इंक्लूड देखनी चाहिए अच्छे से कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। अगर वो चीज़ पहले कर दी जाती है तो आज जिन लोगों को माइग्रेट करना पड़ा ना, यूँ से यूँ, यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ, वो नहीं करना पड़ता और उसमें बहुत सारे लोग बच भी जाते हैं। होता है जब बाउंड्रीज चेंज होती है, जब बाउंड्री इन्फ्लुएंस होता है तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जाती है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आती भी हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें खोई भी हैं, बहुत सी चीज़ें हमारी आई भी हैं। बट अगर ये 1960 में हो जाता तो ये कुछ मार काट वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। बट हुआ कब, इतने सालों के बाद हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 3 कि किस तरीके से हम लोग न्यू स्टेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज को स्पेसिफाई कर सकते हैं, उनकी जो एरियाज है उनमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, या फिर जो उनका एग्जिस्टिंग नाम है, जो उनका नाम दे रखा है, हम उनको चेंज कर सकते हैं। आपने चलते देखा होगा कि यूपी के अंदर ऑटोमेटिकली किसी भी नाम को चेंज कर देते हैं, किसी भी मुसलमान के नाम पर कोई नाम रखा होगा उसको चेंज करके सीधा हिंदू कर देते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, वो आर्टिकल नंबर 3 को मेंशन करके करते हैं। इसमें रूल किसका करता है, इसमें सेंट्रल की परमिशन नहीं लेनी होती। क्यों, क्योंकि आप अपने स्टेट के अंदर नाम चेंज कर रहे हो, स्टेट के अंदर नाम चेंज कर रहे हो तो आपको सेंट्रल लेवल तक नहीं जाना है। हाँ, अगर आपको उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करना है तो आपको सेंट्रल लेवल तक जाना पड़ेगा और उसका डिसीजन सेंट्रल ही लेगा। बट अगर आपको उत्तर प्रदेश के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई गांव है, कोई पंचायत, ऐसी कोई पंचायत बनी हुई है, उसका आपको नाम स्पेसिफाई चेंज करना है तो आप सीधा अपने स्टेट की पार्लियामेंट के अंदर भी चेंज कर सकते हो, सॉरी विधानसभा के अंदर भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत हम लोग जो नाम चेंज कर सुनते हैं ना, वो इन्हीं आर्टिकल के अंतर्गत चेंज होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट और लास्ट आर्टिकल के ऊपर, जो उसमें क्या दे रखा है। सिंपल सी बात है, लॉ आर मेड अंडर द आर्टिकल नंबर 2, 3। जो कोई भी लॉ अभी तक हमने आर्टिकल नंबर 2, 3 में देखे, जब उन्हें लागू किया जाएगा या फिर उनमें कोई चेंजेस किया जाएगा तो उन्हीं के साथ साथ आपको शेड्यूल नंबर 1 और 4 में भी चेंज करने होंगे। क्या कहा गया कि अगर आप 2 और 3 में कोई चेंजेस करते हो या फिर 2 और 3 में आपने किसी राज्य को इंक्लूड किया, उस राज्य का नया नाम रखा है, तो मतलब आपने दोनों चीज़ को यूज़ कर लिया। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है
जस्ट इमेजिन कि आर्टिकल नंबर 2 के अंतर्गत हमने POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड को हमने ले लिया। आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत हमने इसका नाम चेंज करके कर दिया न्यू कश्मीर। क्या कर दिया? न्यू कश्मीर। तो यहाँ पे हमने 2 आर्टिकल का यूज़ किया। अब उस 2 आर्टिकल के लिए हमें एक और जगह पे प्रावधान में एक अमेंडमेंट करना होगा। अमेंडमेंट मतलब एक कहते हैं ना सुधारा करना होगा। किस जगह पे? तो शेड्यूल नंबर 1 और 4 में करना होगा। 1 में क्या दे रखे आपके सारे के सारे स्टेट्स के नाम दे रखे हैं जो 28 है। उसके अंदर हम ऐड करेंगे कि 29वां राज्य बना कौन सा? न्यू कश्मीर। ठीक है। उसके बाद न्यू कश्मीर के अंदर कौन सी विधानसभा बैठेगी, कितने मेंबर्स होंगे, कितने मेंबर्स के ऊपर कितने एक प्रतिनिधित्व काम करेगा। जैसे कि पहले काम करता था कि 10 लाख के ऊपर एक मेंबर होगा, उसी तरीके से उस चीज़ को मेंशन करने के लिए हम 4th आर्टिकल में चेंज करेंगे, 4th शेड्यूल के अंदर चेंज करेंगे कि भाई इसके अंदर हम इतने मेंबर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, इतनी विधानसभा होगी या फिर नहीं होगी। समझ गए आप लोग कि अगर यहाँ चेंजेस होते हैं तो आपको शेड्यूल नंबर 1 और 4 में भी चेंज करने पड़ेंगे कंपलसरी। ये आपका कह दिया कौन सी आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 4 में। ये हो गया आपका पार्ट 1। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 और 4। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा क्योंकि इसके अंदर मैंने इतना डिटेल में समझाया है ना कि आई थिंक सो कि मैंने इसमें अपना बेस्ट दिया है। ठीक है। हो सकता है कि जो आपने हिस्ट्री के जो 12 लेक्चर्स थे आपको कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि उसको मेरे व्यूज़ मेरे को नहीं मिले हैं, बट इट्स ओके। ये पार्ट वो है जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, जिसके अंदर मेरी पकड़ बहुत अच्छी है। ये वो सारे पार्ट्स हैं। तो एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या आज। ठीक है, पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, इसके अंदर कितनी आर्टिकल्स हैं? 4 आर्टिकल्स हैं। अगर मेरे साथ रिपीट करना है तो मेरे साथ रिपीट करते जाओ। अपने वहाँ पे फ़ोन में ईयरफोन डालो, कान में ईयरफोन डालो और रिपीट करते जाओ। आर्टिकल नंबर 1 से 4। पहले आर्टिकल में क्या है कि यूनियन, कि भारत ही इंडिया है, स्पेसिफाई नाम दिया गया। दूसरे आर्टिकल में क्या दिया गया है कि जो न्यू स्टेट्स हमें इंक्लूड करने हैं, जो हमें बाहर के किसी देश को यहाँ पे बुलाना है वो हम वो कर सकते हैं। कौन सी आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 2 न्यू स्टेट्स पॉलिसी के अंदर। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है? हमने किसी न्यू स्टेट्स को इंक्लूड कर लिया है तो हम उसको डिवाइडेशन कर सकते हैं, उसका एरिया डिफाइन कर सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन कर सकते हैं, जो उसका नाम दे रखा है हम उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 3 के अंदर है। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? एक और चीज़ जो मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, इसकी पहले बताई थी, उसमें क्या बताया था कि प्रेसिडेंट हैज़ नो पावर। ठीक है, जो मैंने आपको पहले रूल नंबर 2 के अंदर बता दिया था कि प्रेसिडेंट की कोई पावर्स नहीं होती है। बट यहाँ पे आप एक चीज़ और मेंशन कर लो। क्या चीज़ को मेंशन करो कि आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है कि अगर आपने आर्टिकल नंबर 2 और 3 में कोई चेंज किया, कहाँ पे? 2 और 3 में कोई चेंज किया तो उसके साथ साथ आपको शेड्यूल नंबर 1 और 4 में भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपके 4 आर्टिकल। एक और पॉइंट मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ जिससे आपको किसी को डाउट ना रहे। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ कि प्रेसिडेंट की पावर नहीं है। कौन सी आर्टिकल के अंतर्गत आपको उसको पावर नहीं देनी है? तो कौन सी आर्टिकल के अंदर से? आर्टिकल नंबर 368 से हमने उसको बाहर रखा है। जो चीज़, जो कोई भी डॉक्यूमेंट आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत घुस जाता है उसके अंदर प्रेसिडेंट की कंपलसरी साइन चाहिए। ठीक है, कंपलसरी। अगर उसके अंदर नहीं हमने उसको इंक्लूड किया है, मतलब प्रेसिडेंट को हमें सिर्फ इन्फॉर्म करना है। जितने भी बिल पास होते हैं, जितने भी अमेंडमेंट पास होते हैं, जितने भी कोई भी नए ऐसे रूल रेगुलेशन जो लागू किए जाते हैं जो देश के लिए होते हैं, वो सारे के सारे जो बिल्स होते हैं, जो कुछ भी अमेंडमेंट है, वो सारे के सारे आपके 368 के अंदर दिए हुए हैं। इसलिए हमेशा पार्लियामेंट के अंदर बहस होती है और बहस के तुरंत बाद उसको दोनों पक्ष से पास किया जाता है और लास्ट में वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। और प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वीटो पावर्स होती है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे और नेक्स्ट बहुत लेक्चर्स के बाद आ जाएगा, आपको मैं पढ़ा दूंगा। पर उसके पहले समझ लो कि उसके पास पावर होती है कि वो लोग यहाँ तो साइन करेगा या अपने पास रखेगा या साइन करने के बाद भेज देगा। ठीक है, बट इस आर्टिकल्स के अंदर इसको पावर्स नहीं दी गई है। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ इन्फॉर्म करेंगे इनको कि भाई हम ये करने वाले हैं, जो होगा देखा जाएगा, हम करने वाले हैं। इसमें ना इनकी कोई राय ली जाएगी, ना इनसे कोई स्पेसिफिकेशन डिस्कशन किया जाएगा, ना इसकी कैबिनेट मीटिंग के जो इसके कैबिनेट मेंबर्स होंगे वो इन्हें कोई राय दे सकते हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती है। एक और चीज़ कि अगर हमें किसी देश को हमारे में इंक्लूड करना है तो अभी राइट नाउ हमारे मेंबर्स की स्थिति कितनी है? 545, 554। ठीक है, इसका आधा कितना होगा? तो 2
273 के आसपास, 272 होता है, बट हम लोग 73 ले रहे हैं, ठीक है। तो 50% मेजोरिटी आपको चाहिए, कितनी? 50% मेजोरिटी चाहिए अगर आपको किसी न्यू स्टेट को इंक्लूड करना है या फिर आपको किसी भी स्टेट में कोई चेंजेस करना है, आपको सिर्फ 50% चाहिए। आप 50% लेके आ जाओ, आपको मिल जाएगा। हो गया ये चीज़। ये हो गया आपका पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरीज के आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। नेक्स्ट लेक्चर अब से रेगुलर रहना, क्योंकि इसके नेक्स्ट लेक्चर के बाद सीधा हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 5 से शुरू हो जाएगा, जिसमें आता है आपका सिटीजनशिप्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।